नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी तो बेहद ही खास विषय जो लेकर हम हाजिर हुए हैं उस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको जानकारी देंगे ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती को लेकर, यानी जो गर्मियों का मौसम है इसमें कौन से फूलों की खेती आप कर सकते हैं। और साथ ही आज आपको और जानकारी हम देंगे प्राकृतिक खेती को लेकर भी, किस तरीके से केमिकल मुक्त जो खेती है उसकी तरफ अब हम अग्रसर हो रहे हैं और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। आज के हमारे दोनों विषय रहेंगे। दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं अपना सवाल। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पे आप लिखें हेलो किसान, अपना सवाल आप इस लिख सकते हैं। उनको भी लगातार हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और साथ ही आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उस पर जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी। आप अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर कंवरपाल। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। आप वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर पंकज। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया, आज पहले हम बात करेंगे जो हमारे अब गर्मियों का जो मौसम है दस्तक दे चुका है, ऐसे में जो किसान हैं कौन से फूलों की खेती कर सकते हैं। आमतौर पर क्योंकि जब तापमान की बात की जाती है या भीषण गर्मी की बात की जाती है, फूल जो कि काफ़ी नाजुक माने जाते हैं, तो उन पे किस तरह का असर रहता है और ऐसे में कौन से ऐसे फूल हैं जिनकी खेती हमारे किसान कर सकते हैं और करते भी हैं। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर कंवरपाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, किस तरह के विकल्प किसानों के पास मौजूद हैं जब हम ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती की बात करते हैं। तो सही कहा मुकुल जी आपने। इस समय जो ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है और इस समय गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ग्रीष्मकालीन मौसम हम मार्च से मानते हैं ज़्यादातर। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाके कहीं बारिश शुरू होती है। तो इस दौरान हम कौन सी फसल उगाएं। जो समय तापक्रम भी बहुत ज़्यादा होता है और वातावरण में आर्द्रता भी बहुत कम होती है। तो इसमें फसल लेने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब गर्मी शुरू होती है उससे पहले ही हम अपनी फसल को खेत में स्थापित कर दें। मतलब फरवरी में उसकी तैयारी शुरू कर दें जी, और मार्च में उसकी रोपाई कर दें। तो उससे जो फसल है हमारी आगे जो अप्रैल और मई में जो संभावित गर्मी है उसमें अच्छी तरह से स्टैंड लेगी और अच्छा सा फूल आएगा जी। कई बार हम क्या करते हैं कि अप्रैल और मई में ही उसकी प्लांटिंग करते हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छी उपज आने की संभावना नहीं रहती है। तो इस समय जो फसलें, जो मुख्य फसलें हैं, खासतौर के जो दिल्ली के आसपास जो मैदानी क्षेत्रों का जो दिल्ली क्षेत्र है हमारा, और वहाँ पे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी कम रहती है। गर्मी कई तरह की, जैसे अब आंध्र प्रदेश में ले लीजिए, वहाँ पे गर्मी रहती है लेकिन वातावरण में नमी ज़्यादा रहती है, नमी और आर्द्रता। लेकिन जो दिल्ली के आसपास का इलाका है इसमें तापक्रम उच्च रहता है और नमी कम रहती है वातावरण में, तो दोहरी मार फसल पर पड़ती है। तो इस समय किसान भाई गेंदा लगा सकते हैं। और गेंदा जैसे मैंने पहले बताया अभी मार्च में शुरू हो जाता है। मार्च में कुछ किसान भाई लगाते हैं, कुछ गेहूं की कटाई कर अप्रैल में भी लगाते हैं जी। तो इसमें गेंदे की खेती ले सकते हैं। दूसरा एक और अच्छी फसल है रजनीगंधा जी, वो भी मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है। तो मैं सुझाव देना चाहूँगा किसान भाई जिन्होंने फसल लगा दी है तो बहुत अच्छा उसकी कैसे देखभाल करेंगे वो मैं आगे चर्चा में इसको आगे जी, यानी अभी चालू रखेंगे। जिन्होंने नहीं लगाई वो भी जल्दी लगा लें। चलिए बिल्कुल, देखिए इस पर और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। हमारे देश में सीजन के हिसाब से फूलों की खेती करके किसान बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती की बात करें तो किसान पोर्चुलाका जिनिया, कोचिया, नारंगी का समाज, ग्रोम्फिना, सेलोसिया, बालसम, फ्रेंच गेंदा, साल्विया और सूरजमुखी को लगा सकते हैं। फूलों के बीजों को 1 मीटर चौड़ी व जरूरत के हिसाब से लंबी क्यारियां बनाकर बुआई करें। बिजाई के बाद नर्सरी में नमी का ध्यान रखें और समय समय पर खरपतवार निकालते रहे। इस समय किसान रजनीगंधा के बल्बों की रुपाई कर सकते हैं। बल्बों को 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। गुलाब ऐसा पौधा है जो साल भर फूल देता है। इस समय गुलाब में जरूरत के हिसाब से छटाई, निराई गुड़ाई और सिंचाई करें। गुलाब के खेतों में गोबर की सड़ी खाद करीब 10 टन प्रति हेक्टेयर के अलावा 100 से 200 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हर 4 पौधों के समूह की दर से छटाई के बाद 2 बार में दें।
ताकि समय से फूलों की पैदावार और बाजार में उनका सही दाम मिल सके। तो ये बेहद ज़रूरी कि जो फूल आप पहले से जिनकी खेती कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह की देखभाल आपको करनी है, और साथ ही अभी का जो समय है इसमें जैसा हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सुझाव दिया कि गेंदा और रजनीगंधा ये दो ऐसे अलग अलग फूल हैं जिनकी खेती आप कर सकते हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर पंकज का भी यहाँ। डॉक्टर पंकज, जानना चाहेंगे आपसे प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए, लगातार इस दिशा में हमने देखा है जो सरकार है अलग कदम उठा रही है, और आज की भी अगर हम बात करें, आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की एक बार फिर से जोर देते हुए कहा कि जो पंचायतें हैं उनके जरिए भी हम मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है इसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें और भी ज़्यादा हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्या स्थिति आप देखते हैं आज के समय में हमारे देश में? देखिए कि आज के समय में किसान बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम लोग जो रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती जिसमें कि कम लागत लगती है और उसकी तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कीट पतंग हैं और रोग हैं वो अब केमिकल से जो रसायन होता है उसके प्रतिरोधी क्षमता उसमें डेवलप हो चुका है और उसके कारण किसान कई बार और जो बाजार में जो दवाएं होती है वो उच्च गुणवत्ता वाली नहीं होती है, इसके कारण उनको जो रासायनिक खेती पर से विश्वास होता जा रहा है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आप ये नहीं कर सकते कि जब मेरे फसलों में सिर्फ बीमारी आ गया तो उसको अगर हमको ठीक करना है तो सिर्फ हम ब्रह्मास्त्र अग्नियास्त्र या 10 अर्क ले लें। हमको उसके 5 जो कंपोनेंट हैं, बीजामृत से लेकर के घनामृत और उसके बाद वर्षा है, मल्चिंग है, और ये सभी प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा और ना कि सिर्फ एक ही किसान को, हमें एक पूरे किसान के समूह को अडॉप्ट करना होगा। और इस दिशा में जो किसान उत्पादक संगठन हैं ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आज के समय में हमारे पास प्राकृतिक खेती और कार्बनिक खेती के बारे में बहुत से ज्यादा किसानों के विचार आ रहे हैं कि सर हम लोग इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़े, और इसका स्कोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाजार में जो कस्टमर हैं वो भी जागरूक हो गए हैं और ये जो प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती से जो भी उत्पाद मिलते हैं उसके प्रीमियम प्राइस किसानों को मिलना शुरू हो चुका है। जी, यानी एक अच्छा शुद्ध लाभ जो है वो एक किसान को मिलता है और बतौर उपभोक्ता अगर हम देखते हैं तो आपको एक बेहतर गुणवत्ता युक्त जो उत्पाद है वो मिल सकता है। यही तमाम फायदे हैं प्राकृतिक खेती के। इस वजह से हमारे जो काफ़ी संख्या में जो किसान हैं प्राकृतिक खेती कर भी रहे हैं। आइए इस बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती को सफल बनाने और सुखद परिणाम लेने के लिए जरूरी है कि कृषि प्रकृति के अनुरूप की जाए। इसमें जितना कम रसायनों का प्रयोग होगा भविष्य उतना ही सुरक्षित माना जाएगा। इसीलिए अब ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिसमें पशुधन का खासा योगदान है। पशुओं के गोबर व गोमूत्र से बेहतर खाद और कीटनाशक बनाया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जो खेती के साथ पशुपालन नहीं करते। उनके लिए खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 3 सालों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक व जैविक खेती को और समृद्ध बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को संशोधित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक खेती को बेहतर तरीके से समझ और अपना सके। तो जाना आपने हर स्तर पर जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं कि जिससे और भी ज़्यादा बेहतर जानकारी जो है प्राकृतिक खेती की वो हमारे किसानों को मिल सके। फिलहाल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? के बारे में मुझे जानना था कि हमारे यहाँ पे फूलों का मार्केट उपलब्ध नहीं है सर, और बड़े शहरों की तरह मांग यहाँ तक नहीं होती है फूलों की, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि अभी जैसे मान लीजिए अगर गेंदे की खेती करते हैं तो कितने समय तक हमारी अभी की जो फसल होगी तो कितने दिन तक चलेगी फूलों की?
चलिए बिल्कुल, अगर गेंदे की खेती ये करते हैं तो कितने समय बाद जो फसल है वो तैयार हो जाएगी, उसके ज़रिए इनको मुनाफा मिल पाएगा? डॉक्टर कंवरपाल। हाँ विपिन जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गेंदे की खेती में जो 3 सीजन में इसको हम लगाते हैं, जाड़ों में, बरसात में और गर्मियों में। तो अभी हम गर्मी की आज चर्चा कर रहे हैं, तो लगाने के करीब 3 महीने के अंदर अंदर 70 से 75 दिन के अंदर इसमें फूल आना शुरू हो जाता है और फूल आने के करीब 1.5 से 2 महीने तक फसल आपकी चलती है। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें, कब आपको फूल लेना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि किस समय बाजार में फूल की मांग ज़्यादा है, जैसे त्योहारों के समय, शादी के समय, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। दूसरी का आपने बात मार्केट की करी, अगर हम गेंदे की बात करें तो गेंदा हमारा ज़्यादातर पूजा और त्योहारों पर प्रयोग होता है। इसके लिए हमारे जो देश में है मंदिर, जगह जगह पर मंदिर हैं, तो लोकल मार्केट में भी इसकी जो मांग रहती है वहाँ पे आराम से आप बेच सकते हैं, या फिर समूह बनाकर आप इसको जो नज़दीकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी जो भारत सरकार है आजकल सामूहिक जो खेती के लिए काफ़ी योगदान कर रही है, इसमें सहायता कर रही है। इसके लिए विभिन्न संभाग हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उनसे मिलकर आप एक ग्रुप बनाकर और सहायता लेकर उसके लिए जो वैन्स वगैरह हैं, जो बीज ले जाने की गाड़ियाँ, मतलब काफ़ी उसमें लोन मिलता है, उस तरह की मदद लेकर आप अपना माल अच्छे मार्केट में भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? खेती करने चलिए बिल्कुल, डॉक्टर पंकज हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, नंदस्वरूप जी जानना चाह रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए किस तरीके से उसकी शुरुआत की जा सकती है, और क्योंकि रसायन की वजह से हम देखते हैं हमारी मिट्टी में नुकसान भी पहुंचता है, क्या प्राकृतिक खेती जो है उस नुकसान की भी भरपाई कर सकती है? ये जरूर, जो नंदस्वरूप जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत ही लाजिब है। आपकी जो भरपाई जो रासायनिक खेती से जो आपने जो मृदा का जो स्वास्थ्य का जो क्षरण हो गया है और मृदा की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई है, इसको बहुत अच्छे ढंग से प्राकृतिक खेती और कार्बनिक खेती के माध्यम से इसको तंदुरुस्त किया जा सकता है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, मैं उनको समझाने के लिए मैं दे सकता हूं कि अगर कोई आदमी हिस्ट पुष्ट होता है तो वो उसमें जो क्षमता होती है, उत्पादन क्षमता होती है, और रोगों और बीमारियों से, कीट पतंगों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। तो इसके कारण सेम प्रोसेस ये पौधों पर भी लागू होता है और मिट्टी पर भी लागू होता है। तो इसीलिए हम लोग प्राकृतिक खेती और कार्बनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए हमें एक समूह के रूप में करना होगा, न कि जैसे अगर हम 10 किसानों के खेत के बीच में एक किसान अगर कर रहा है तो उसके उत्पाद को दूसरे रासायनिक उत्पाद से अलग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बाजार भाव में उसको उस किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जी डॉक्टर पंकज, लेकिन प्रयास की जरूरत है। जी एक और सवाल हमारे पास आया ईमेल के जरिए कृष्ण दांगी जी का। इन्होंने बेल वाली जो सब्जियां हैं वो अपने खेत में लगाई हैं, जैसे लौकी की बात की जाए, ककड़ी, खीरा, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे मच्छर आते हैं उनसे वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए वो जानना चाह रहे हैं क्या किसी तरीके से प्राकृतिक रूप से यहाँ वो क्या इलाज जो है वो कर सकते हैं? देखिए इसके 2 इलाज हैं। एक तो अभी क्योंकि बेल वाली सब्जियां लग चुकी है तो उन्होंने अगर मल्चिंग, लाइव मल्चिंग जिसको आच्छादन कहते हैं, मृदा के जो जहाँ पे फसल लगी हुई है उस पे आच्छादन मल्चिंग करके और खरपतवार का मल्चिंग करके या कोई भी और दूसरे तरह का जो पौधे हैं उसका मल्चिंग करके कीट जो मक्खी टाइप के जो मच्छर जो कीट हैं उनके अंडे को देने से रोक सकते हैं। इससे उनका पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। और एक ब्रह्मास्त्र और अग्न्यास्त्र करके, ब्रह्मास्त्र क्या होता है कि जो जिसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये सबको हम लोग गाय के गोबर और गोमूत्र में ये सब मिला करके सड़ा करके और उसका अगर हम लोग 2 ml या 3 ml पर लीटर अगर हम लोग स्प्रे करें हफ्ता में तो इसका कंट्रोल हो सकता है। चलिए समाधान जो है जी, यानी प्राकृतिक रूप से भी देखिए हमारे पास कई विकल्प हैं, उनका लगातार हम कह सकते हैं उनको प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। अखिलेश जी क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
गेंदे की आप खेती करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कब इसकी शुरुआत कर सकते हैं? अभी समय है डॉक्टर कमलपाल, अगर कोई किसान गेंदे करना की चाहता है? खेती अभी इसका समय है लगाना। जैसे मैंने पहले कहा था कि गेहूं की कटाई के बाद भी कुछ किसान भाई लगाते हैं, तो इस समय भी आप गेंदे की खेती लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेट ना करें। इसके लिए जो प्रजातियां हैं विधान मैरीगोल्ड 1, मतलब विधान गेंदा 1, विधान गेंदा 2 प्रजातियां हैं जो विधान चंद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं, उन्हीं को आप लगाएं, क्योंकि दूसरी प्रजातियां इस समय में नहीं चलेंगी, तो अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। और ये फसल आपकी जो है जून जुलाई तक चलेगी, उसके बाद फिर जो बरसात की फसल के लिए दूसरी फसल की तैयारी कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, और खासतौर से जो किस्म का चयन है डॉक्टर कमलपाल, वो कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम गेंदे की बात करते हैं तो पूसा बसंती या पूसा नारंगी का जो जिक्र है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मौसम के अनुरूप जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तापमान को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल कौन सी किस्में रह सकती हैं, इसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है किसानों को। हाँ, इसकी जानकारी इसलिए बहुत जरूरी है। मैं तो इस फसल पर करीब 20-22 साल से कार्य कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पहले मेरे यही मिला कि भाई हर एक सीजन के लिए हम कौन कौन सी प्रजातियाँ करें, क्योंकि हमारे जो उत्तरी भारत में 3 अलग अलग सीजन है, गर्मी, बरसात और ठंड, तो एक वैरायटी पूरी तीनों सीजन में नहीं चल पाती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले बीड़ा उठाया। पहले हमारे पास नारंगी और बसंती प्रजातियां थी जो कि जाड़ों के लिए अच्छी हैं, फरवरी मार्च में इनका फूल आता है। फिर हमने सर्दियों के लिए बीड़ा उठाया कि भाई सर्दियों में भी लोगों को, सर्दियों से पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी में उस समय पे त्यौहार भी आते हैं, शादियाँ भी आते हैं, उस समय कौन सी प्रजातियाँ लगाई जाएँ। तो उस समय के लिए प्रजातियाँ, एक पूसा दीप वैरायटी है हमारे पूसा संस्थान से निकली हुई है, पूसा अर्पिता है, और जो कि दिसंबर जनवरी में आती है। उसकी खास बात है कि जो निम्न तापक्रम पर 5 डिग्री जब तापक्रम रहता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी उसे फूल आता है दिसंबर जनवरी में। और 2 प्रजातियां और पूसा उत्सव और पूसा पर्व, ये अभी और निकली हैं जो भी अक्टूबर नवंबर में फूल देती हैं। जी, यानी जलवायु के अनुरूप जो प्रजातियां हैं, जो किस्में हैं, उनका हमें चयन करना चाहिए। और ये सारी जानकारी ना सिर्फ आज आपको हेलो किसान में हम दे रहे हैं, बल्कि आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती के बारे में, और साथ ही कैसे आप भी प्राकृतिक खेती से जुड़कर लाभ ले सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता युक्त जो उत्पादन है, जो उपज है, वो भी आप ले सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर पंकज, एक और सवाल हमारे पास आया है रघुराज राजपूत जी का। ये जानना चाह रहे हैं कि एक गाय से कितने क्षेत्रफल के लिए जो खाद है वो हम तैयार कर सकते हैं प्राकृतिक खेती में? पंकज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? एकड़ क्षेत्र के लिए आप आराम से जैविक खेती के लिए जितने भी जो इनपुट की जरूरत होती है वो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो अगर आप मान लीजिए कि 1 एकड़ में 1 हफ्ते में अगर आप 200 लीटर पानी के द्वारा 10 केजी गोबर और 10 लीटर गाय का मूत्र लगा करके और 2 केजी बेसन और 2 केजी गुड़ डाल करके जो रस बनाएंगे, बीजामृत बना लेंगे, चाहे जीवामृत बनाएंगे या ब्रह्मास्त्र या अग्न्यास्त्र बनाएंगे, ये आप इसको स्टोर करके और पूरे फसल 3 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। तो एक गाय से 1 एकड़ क्षेत्र में आराम से 1 एकड़ के लिए, क्योंकि किसानों को लगता है कि भाई वो गाय तो जो एक गाय हमारे पूरे 1 एकड़ खेती के लिए सफिशिएंट मात्रा में गोबर या गोमूत्र नहीं पैदा कर सकती है। हम लोग सिर्फ गौमूत्र और गोबर का
प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको पानी में उसके अर्क को, यानी उसमें जितना अंश होता है, उसका जितना जीवाणु होते हैं, वो सबको हम जल में मिला करके और उसको हम उसका प्रयोग करते हैं पूरे 1 एकड़ में। तो इससे 1 एकड़ में आसानी से खेती किया जा सकता है एक गाय से। जी बिल्कुल, और खासतौर से जो बीजामृत की हम बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे एक जो किसान है अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं? इसमें जब आप 5 केजी या 10 केजी गाय का गोबर ले सकते हैं और उसको एक कपड़े में बांध करके, और उसको एक कपड़े में बांध करके, टाइट कपड़े में बांध करके और टेप लगाने के बाद आप उसको 1 लीटर पानी में रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। और उस रात भर को छोड़ने के बाद आपको कहीं किसी अच्छी जगह से, पेड़ के नीचे जहाँ पे बहुत अच्छे मिट्टी होती है जिसमें जीवाणु बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, उस मिट्टी को उसमें मिक्स कर दिया जाता है, 4 से 5 केजी मिट्टी को। उसके बाद इसको इसमें बीज डाल करके इसको कोटिंग किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें जो भी बीज से उत्पन्न होने वाले जो कीट पतंग हैं, उसका पौधों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लाभकारी सिद्ध होती हैं, जो चाहे आप बीजामृत का निर्माण करें, जो दूसरे भी प्राकृतिक रूप से अगर आप इनको बनाते हैं तो। और साथ ही डॉक्टर कंवरपाल, जैसे अभी फिलहाल हम गेंदे की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी अलग अलग किस्मों में हम देखते हैं जो कई ऐसी किस्में हैं जिनमें जो सुगंध है वो ज़्यादा आती है, और कई में ऐसा होता है कि हमें बहुत कम सुगंध आती है। लेकिन अब हम देखते हैं जो किसान इनका प्रसंस्करण भी करते हैं, अलग अलग उत्पाद में भी इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो क्या पहले से ही हमें उद्देश्य अपना सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रसंस्करण के लिए हम ये जो किस्म है इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? सही कहा मुकुल जी आपने, क्योंकि हम जब अभी बात कर रहे थे फूलों की मांग की, जी, तो हर समय फूलों की मांग नहीं रहती है बाजार में, तो उससे जब हमें मांग नहीं है उस समय कैसे निपटा जाए, क्योंकि अगर किसान का फूल नहीं बिकेगा तो बेकार हो जाएगा, उसकी तो मेहनत बेकार गई। सारा जो किसान की आमदनी उसी पे निर्भर रहती है, फसल के ऊपर, बिकने के ऊपर। जी, तो उसके लिए हमको ये सोचना होगा कि अगर फूल बाजार में नहीं बिकता तो उससे हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गेंदा जो है इससे एक तो इसमें रंग निकलता है, प्राकृतिक रंग। आप देख रहे होंगे बाजार में जब हम खाना खाते हैं या कुछ और, तो वहाँ पे आप हलवाई वगैरह जो भी है, वो जो कृत्रिम रंग है उनको प्रयोग में खाने में लाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो अब जो है पब्लिक, जो लोग जागरूक हो रहे हैं और इस तरफ रुझान आ रहा है कि हम जो प्राकृतिक रंग है उनको प्रयोग किया जाता है। गेंदे से रंग निकलता है नारंगी रंग का, जी, नारंगी फूलों से खास तौर से, तो उसको रंग निकाल सकते हैं। दूसरा, आपने सुगंध की जो बात करी थी, तो कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं गेंदे की जिनमें बहुत अच्छी सुगंध आती है, तो उनसे हम तेल निकालते हैं गेंदे से। एक टेगेटिस माइन्यूटा करके गेंदा आता है, तो उसकी पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो उससे तेल निकलता है। तो जो तेल है वो, जैसे भी मच्छरों की बात कर रहे थे, प्राकृतिक कंट्रोल, तो मच्छर को रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और जो प्रसाधन सामग्री है, टॉयलेट्स वगैरह में जो हम डालते हैं, वहाँ पे जो थोड़ा गंध को दूर करने के लिए वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है, और भी दूसरी दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम जो है मतलब दोहरे या तीहरे प्रयोग की तरफ जाएंगे तो हमको निश्चित रूप से इनके फूलों से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए मुनाफा ऐसे मिलता है, और अक्सर हम देखते हैं, डॉक्टर पंकज आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम खेती करते हैं तो उसके आसपास हम देखते हैं जो गेंदे की एक कतार लगा देते हैं, जिससे अगर किसी भी कीट का प्रकोप हो तो वो गेंदे की जो फसल है वहाँ तक सीमित रहते हैं, हमारी जो मुख्य फसल है वो बच जाती है। लेकिन इस तरह की ही जो अलग अलग विधियाँ हैं, अब हम मान सकते हैं कि आवश्यकता है कि जो किसान हैं प्राकृतिक खेती को और वैज्ञानिक ढंग से अपनाएं। सारे जो कीट पतंग है उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, और जो हमारे मुख्य फसल है उस पे इन लोगों को जाने नहीं देता है। इससे हमारे फसल को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और हमें रसायन का जो उपयोग है वो थोड़ा कम मात्रा में करना पड़ता है, या न के बराबर भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये लेकिन ज़रूरी है अब, क्योंकि जब हम रसायन मुक्त खेती की बात कर रहे हैं, केमिकल मुक्त खेती की हम बात कर रहे हैं, तो आवश्यकता यही, क्योंकि एकदम से हमारी जो मृदा है या जो हमारी खेती है वो प्राकृतिक नहीं हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके ही जो अलग अलग माध्यम है हमारे पास, उनको अपनाते हुए किसान आगे बढ़ें। हाँ, आपको क्योंकि जब एक बार आप प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपको पूरे पैकेजेस को धीरे धीरे अपनाते हुए 3 से 4 साल में जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो एक स्तर पे पहुंच जाता है, जिसमें कि आप जो रासायनिक खेती से जो उत्पादन ले रहे हैं वो प्राकृतिक या कार्बनिक खेती से भी उत्पादकता उतना ही आपको मिल सकती है।
इसमें कोई राय नहीं, कोई दुमत नहीं है। लेकिन किसान जनरली क्या करते हैं कि जब वो कीट लगता है या बीमारी लगता है तो उसके ही उपचार के लिए सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक खेती शुरू से बीज ट्रीटमेंट करने से लेकर के, बीजामृत से लेकर के वापसा, मल्चिंग, सभी प्रोसेस को अपनाना था कि किसानों के कम से कम खर्च हो। एक किसानों की आमदनी बढ़ाने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप उसका उत्पादन बढ़ा दीजिए, अगर उत्पादन नहीं बढ़ा सकते तो उत्पादन का लागत जो है, अगर लागत कम कर भी देंगे तो भी किसानों को मुनाफा हो जाएगा। तो ये जो प्राकृतिक खेती है ये उसी पे ही कंसंट्रेट करता है, उसी पे केंद्रित करता है। और ये हर कंपोनेंट को, जैसे क्या होता है कि जब रासायनिक खेती करने जाते हैं तो हम लोग एक सिंगल क्रॉप को ज्यादा लगाते हैं और हम बाकी पशुधन है और जो अलग जो दूसरे जिसको टियर फार्मिंग कहते हैं, जैसे वर्टिकल ग्रोथ, अगर आप फलों के पौधे लगाए हैं तो आप उसके नीचे हल्दी, अदरक के पौधे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जमीन खाली नहीं पड़ता है, घास नहीं होते हैं और कीट पतंग उस पे फलों पे नहीं लगते। तो हमको हर प्रोसेस को, जो कवर क्रॉप, मल्चिंग, जो वापसा है, ये सभी प्रोसेस को अपनाना होगा, तब जा करके हम नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती है उसमें हम लोग सफल हो पाएंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, लगातार उसमें जो सफल है हमारे किसान हो भी रहे हैं और तभी जो बाकी किसान उनके लिए आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ईमेल के जरिए सवाल आया है मनोज जी का, बिहार से। डॉक्टर कंवरपाल ये जानना चाह रहे हैं क्या बिहार में ये रजनीगंधा की खेती कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रजनीगंधा की खेती आसानी से, जितने हमारे ट्रॉपिकल मतलब गर्म और आर्द्र गर्म इलाके हैं सभी में की जा सकती है। जी, लेकिन इसके लिए कौन सी, अब अगर किस्में आप बताना चाहें, कौन सी इसकी अच्छी किस्म? इसमें जो है, इसकी जो हमारा एक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलोर में, वहाँ से कुछ प्रजातियाँ निकली हुई हैं और कुछ कलकत्ता में मिलती हैं। तो इसकी जो प्रजातियाँ दो तरह की होती हैं, सिंगल और डबल। सिंगल मतलब उसके जो पेटल्स होते हैं, फूल होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं जी, और उसमें जो फ्लोरेट बोलते हैं, जो छोटे छोटे पंखुड़ियाँ होती हैं, वो 2 या 3 उसके चक्र होते हैं उसके जी। और जो डबल टाइप है उसमें 2-3 से ज़्यादा चक्र होते हैं, तो डबल टाइप में होते हैं। तो जो मैक्सिकन सिंगल के बाद मैक्सिकन सिंगल है इसमें प्रजाति जी, और एक श्रृंगार प्रजाति है जो बेंगलोर से निकली है, और डबल में सुवासनी है, वैभव है जी। 3 प्रजातियों की खेती करेंगे तो आसान अच्छी आपको पैदावार मिलेगी और अच्छा मुनाफा मिलेगा। और अभी भी लगाना चाहते हैं तो अभी शुरू कर सकते हैं, अभी समय है आपके पास, यानी अभी भी इसके लिए देखिए समय है, आप इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर कंवरपाल, कुछ किसान सूरजमुखी की खेती भी करते हैं, तो उसके लिए क्या अनुकूल समय है उसकी खेती का? सूरजमुखी का लगाने का भी समय यही है। सूरजमुखी 2 तरह की होती है। अगर मैं पुष्प विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ तो हम फूल जो सूरजमुखी की कुछ प्रजातियाँ जो सजावट के लिए प्रयोग की जाती हैं उनमें तेल कम होता है जी, और जो प्रजातियाँ जिनमें तेल ज़्यादा होता है उसको सस्य विज्ञान संभाग उसको डील करता है जी। तो उसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। दोनों की लगाने का समय यही है गर्मियों में जी। तो भी या तो किसान भाई ने लगा दी होगी, नहीं लगाई तो अभी भी उसको लगाया जा सकता है। तिलहन के नज़रिए से ना देखें, अगर सिर्फ सजावटी तौर पे देखना है तो एक अभी हम उसके लिए अच्छा समय मान सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी कि जो किसान है उनको इसकी भी जानकारी हो, क्योंकि बाजार में बड़ा आकर्षक लगता है जब हम सूरजमुखी का फूल भी देखते हैं। तो साथ ही यहाँ डॉक्टर पंकज जी आपसे भी जानना चाहेंगे, आज के समय में जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं किस तरह की चुनौतियाँ आपको लगती हैं? क्योंकि इसके ज़रिए फ़ायदे तो ज़ाहिर तौर पर अनेक हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो किसान है वो एकदम से इस तरफ आना नहीं चाहते, क्या आपको एक प्रमुख चुनौती लगती है इसमें? सबसे पहले तो क्योंकि समूह में हर किसान का मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, कुछ किसान प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अगर 100 एक गांव के 100 किसान हैं तो 100 में से अगर 20 ही किसान अगर प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तो उनके उत्पाद को रासायनिक उत्पाद से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है और इसके कारण उनको बाजार भाव नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आजकल के किसानों के आगे यही है। इसकी समस्या के लिए जो फार्मर किसान उत्पादक संगठन जो FPO, जिसको अभी आजकल बहुत ज्यादा हर जिले में हर ब्लॉक में बन रहा, ये एक बहुत ज्यादा उपाय आया है जो कारगर हो रहा है और इसके माध्यम से किसान एक दूसरे को कन्विंस करके और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है क्योंकि रासायनिक खेती होता है उसमें जो उत्पाद होते हैं वो बल्कि नहीं होते, बहुत छोटे से 100 ml 200 ml में पूरे 1 एकड़ या 2 एकड़ क्रॉप फसल के लिए आराम से कीटनाशक का प्रयोग करके आप पूरे कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि जितने भी कीट के पतंग है उनका रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है उसका जो उत्पाद इनपुट होता है वो बल्कि होता है, तो किसान आजकल जो जितना हैंडी हो, जितना छोटा हो, उस पर ज्यादा प्रेफर कर रहा था, लेकिन ये बहुत ही
जो मृदा स्वास्थ्य होता है और पर्यावरण के लिए रासायनिक खेती बहुत ही दुष्प्रभाव कर रहा है। तो इसके कारण हम लोगों को किसानों को कन्विंस करना पड़ेगा, किसानों को अपने ओर अग्रसर करना पड़ेगा कि प्राकृतिक खेती भी इतना ज्यादा बल्कि नहीं हो सकता। आप इसमें जहां 100 ml 200 ml लग रहा है, इसमें 10 लीटर लग सकता है, 15 लीटर लग सकता है। अगर आप 10 पर्णीय अर्क या ब्रह्मास्त्र या अग्नियास्त्र, यही जो सिमिलर जो काम रासायनिक उत्पाद आपका कर रहे हैं वही काम ये सेम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि विजिबिलिटी जो किसानों को दिखना भी तो चाहिए कि उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। अगर हम अपने खेत में लगाए और बगल के 10 खेतों में एक रासायनिक उत्पाद लगा हुआ है, तो इसके कारण किसानों को आत्मविश्वास थोड़ा डोलता है। तो इसके कारण ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जिसके कारण किसानों जो है धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जब हम ये एक क्वांटम जंप लेंगे, एक हमारे बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार बढ़ भी रहे हैं। जैसा आपने कहा कि एफपीओ की बात की जाए, या जैसे आज प्रधानमंत्री ने जो हमारी अलग अलग गाँव में पंचायतें हैं उनसे भी आग्रह किया कि इसको एक मिशन मोड के रूप में हमें अपनाना चाहिए, जिससे लगभग हर एक गाँव में जो प्राकृतिक खेती का रकबा है उसमें धीरे धीरे इजाफा हो सके। फिलहाल हमारे जो विषय हैं इनके बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती के बारे में, और साथ ही प्राकृतिक खेती कैसे आप कर सकते हैं और कितना लाभ इसके ज़रिए आपको मिल सकता है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, शिवराम जी हमारे साथ जुड़े हैं इटावा उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका शिवराम जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ सर, जो हमारे जो प्राकृतिक उत्पाद हैं जी, इन्हें मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसके सर्टिफिकेट के लिए कहाँ संपर्क करें? चलिए, प्रमाणीकरण जो है यानी वो कैसे मिल सकता है, ये शिवराम जी हमारे साथ जो जुड़े हैं जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर पंकज, क्या जानकारी देना चाहेंगे जो हमारा प्राकृतिक उत्पाद है उसके लिए सर्टिफिकेट की जब हम बात करते हैं, यानी जो उसका प्रमाणीकरण है, उसके लिए एक किसान कहाँ संपर्क कर सकता है? तो सबसे पहले किसान को तो जिला कृषि पदाधिकारी उनके यहाँ अपना एक आवेदन देना होता है। उसके बाद वो अब एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं जिला अपने उस जिले के, कि जो कि वो किसानों के खेत पे जाकर के सर्वे करते हैं कि उनकी जो मिट्टी है, उनकी जो उसमें कितने सालों से वो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, उसके आसपास के कितने किसान उस खेती को अपना रहे हैं, प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। उसके बाद जब ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट जो जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो अग्रसर किया
जाता है और राज्य सरकार फिर एक कार्बनिक खेती या प्राकृतिक उत्पाद का एक सर्टिफिकेट वहां से उनको दे दिया जाता है। अगर ये इनको ज्यादातर सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करने पर ये इनको सर्टिफिकेट मिल सकता है आसानी से। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती के लिए जो प्रमाणीकरण है वो करवा सकते हैं। और आज के समय में डॉक्टर पंकज, क्या हम मान सकते हैं काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक जब विश्वास की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को तभी विश्वास होगा जब वो ये देख सकेगा कि ये जो उत्पाद उसके पास आया है ये प्रमाणित उत्पाद है, और तभी शायद बाजार में उसकी अच्छी मांग भी हो सकेगी। जी हाँ, ये आपने बहुत उचित कहा। अगर एक किसान के पास उनका प्रमाणीकरण है तो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये किसानों से डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं, सीधे उनसे खरीद ले करके और उनको उच्च दाम में देते हैं। अगर किसान इसी फसल को बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्राइस नहीं मिल पाता है। इसके कारण किसान थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं कि प्राकृतिक खेती करने में हमें कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रमाणीकरण आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए डॉक्टर पंकज, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हम सर ये पूछना चाहते हैं इस टाइम कौन कौन से फूलों की खेती कर सकते हैं? चलिए, देवेंद्र जी भरतपुर राजस्थान से जानना चाह रहे हैं डॉक्टर कमलपाल। हाँ देवेंद्र जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस समय जो अगर आपको खेती लगाना चाहते हैं, इस समय गेंदा और रजनीगंधा आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा किसी ने पहले से लगा रखी है जो कुछ हमारी सदाबहार फसलें हैं, जैसे गुलाब है, कार्नेशन है, जरबेरा है, अगर वो पहले लगा रखा है तो उसको तो पूरे साल लगाए, उसको मेंटेन करना है, उसमें कैसे हम उसको बचाएं, कैसे उससे फूल लें, उसको भी हमको देखभाल करना है। उसके अलावा जो हमारे उद्यान प्रेमी हैं या गृह वाटिकाओं में फूल लगाना चाहते हैं, कुछ मौसमी फूल हैं जैसे पोर्चुला का है और हमारे ये गेंदा है, रजनीगंधा उसमें भी लगता है, और सूरजमुखी की हम बात कर रहे थे, ये है, कॉम्फ्रीना है, तो इनको भी हम लगा सकते हैं। ये तो कुछ फसलें हैं जो हम इस समय में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई अलग अलग विकल्प आपके पास हैं। और ख़ासतौर से डॉक्टर कमलपाल, अगर देखा जाए तो तापमान जो है वो काफ़ी हम कह सकते हैं प्रभावित करता है जब हम फूलों की खेती कर रहे हैं। और इस वजह से हम देखते हैं कि कुछ किसान हैं जो खुले खेत में फूलों की खेती कर रहे हैं और कुछ आधुनिक रूप से जो तैयार हमारे पॉली हाउसेज हैं उसमें भी करते हैं। तो वहाँ क्या और भी विकल्प उनके पास हैं, या विकल्प हमारे बढ़ जाते हैं अगर हम पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो? हाँ, पॉली हाउस में अगर आपके पास विकल्प है, पॉली हाउस में आप जैसे मैंने बताया गुलाब की खेती जो कि हम खुले खेत में अभी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा खुले खेत में जो फसल खड़ी हुई है उसमें अब इस टाइम फूल नहीं आता है जी। लेकिन अगर पॉली हाउस का आप सहारा ले लेते हैं या सेड नेट का सहारा ले लेते हैं तो सेड नेट में आप जरबेरा अच्छी तरह से इस समय फूल ले सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर गुलाब में अच्छी तरह फूल ले सकते हैं। और कुछ इलाकों में जैसे यहाँ तो दिल्ली के आसपास तो नहीं है जहाँ पे कार्नेशन होती है, वो कार्नेशन कर सकते हैं। गुलदाउदी जैसे है, गुलदाउदी का भी आने वाला समय है। अभी अगर हम खुले खेत में बात करें तो गुलदाउदी में अभी कुछ नहीं होगा, उसकी सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि होती रहती है और उससे हम जुलाई में जाकर कटिंग लेते हैं। लेकिन अगर आपने शेड नेट के अंदर किया या पॉली हाउस के अंदर किया तो उसमें, और दूसरा गुलदाउदी में फोटो पीरियड का अगर उसको हम अंधेरा देंगे तो उसमें जल्दी फूल आता है जी। तो अगर वो आप पॉली हाउस के अंदर, पॉली हाउस की स्ट्रक्चर आपके पास है उसमें वो भी कर सकते हैं। अब गर्मियों में गुलदाउदी से भी आप फूल ले सकते हैं जी बिल्कुल। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको लगा के हम पूरे साल कई अन्य फसलों में फूल ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये और देखिए और आपके पास विकल्प है, गुलदाउदी की खेती भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं वाशी महाराष्ट्र से। जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं प्राकृतिक खेती के बारे में बोलना चाहता हूँ जी। पेड़ में नेचुरली इम्यून सिस्टम है या नहीं? आप प्राकृतिक और दूसरा सवाल जी, ये जो गोबर के गमले बन रहे हैं जी, वो प्राकृतिक खेती में आते हैं या नहीं आते? चलिए बिल्कुल, तो फिर वो गमले को डायरेक्ट खेत में लगा सकते। थैंक यू जी। डॉक्टर पंकज हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हैं नासिक महाराष्ट्र से, जानना चाह रहे हैं कि एक तो वो प्राकृतिक खेती से जुड़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ क्योंकि कई तरह के उत्पाद हैं जो कि हमारे जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो तैयार करते हैं गोबर के ज़रिए भी, और ऐसे में जो उससे बने गमले की अगर बात की जाए, क्योंकि अब कई ऐसे उत्पाद हैं जो कि प्रचलन में आ रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह की इनको मदद मिल सकती है? देखिए, अगर वो
प्राकृतिक खेती से जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। अभी क्या है कि अभी शहरों में भी अगर इस तरह के उत्पाद जो ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, 10 अर्क है, इस तरह के उत्पादों का बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर कोई किसान अभी आज के समय में अगर प्राकृतिक खेती से जुड़ता है तो उसको बहुत ज्यादा लाभ, जिसको हम एक इकोनॉमिक्स की भाषा में विंडफॉल प्रॉफिट कहते हैं। जिस समय आप देखते होंगे कि जिस समय मोबाइल में सिम आया था उस समय जो दुकानदार सिम बेचता रहा था उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। आज के जमाने में फिर उसके बाद नहीं के बराबर उनको मुनाफा हो रहा है। तो उसी तरह से अभी भी ये प्राकृतिक खेती की तरफ जो किसानों का रुझान है वो बहुत ताजा है। तो इसका अभी मार्केट भी है, बाजार भी है, वो बहुत ज्यादा है। अभी आपको इतना ज्यादा रिगरस स्ट्रिक्ट गाइडेंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके उत्पाद को बेचने के लिए नहीं करना पड़ रहा है। अगर कोई किसान खुद का उत्पाद बना करके जितने भी प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले उत्पाद हैं, जैसे बीजामृत, जीवामृत, अग्नियास्त्र, अगर ये खुद बना करके और इसका एक किसान उत्पादक संगठन का लेबल लगा करके और उसको एक जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से एक छोटा सा सर्टिफिकेट या प्रमाणीकरण करके और इसको अगर बाजार में बेचेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा ना। ये सिर्फ अपने ही खेतों में नहीं, आप दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। तो अगर वो आप इस समय अगर वो अभी जुड़ते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ होने का संभावना है। चलिए, बिल्कुल अधिक लाभ जो है देखिए वो आपको मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ हरी सिंह जी जुड़े हैं कपूरथला पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी डॉक्टर साहब जी, आप जो गेंदे में की बिजाई का टाइम बताया जाए और कितना बीज पड़ेगा जी, और थोड़ा गुलाब के बारे में भी बताना जी। हरी सिंह जी, कितने क्षेत्र, कोई तरीका बताना जी। कितने क्षेत्र के लिए आप जानना चाह रहे हैं जो बीज दर है? 1 एकड़ के लिए जी। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब क्या जानकारी? हरी सिंह जी, अभी गेंदा लगाने का समय है। आप पंजाब से हैं। पंजाब जो हमारा PAU है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में जी, वहाँ पे एक प्रजाति है पंजाब गेंदा 1, तो वो आप प्रजाति अभी लगा सकते हैं। जहाँ तक बीज की वो है 300 से 350 ग्राम एक एकड़ में बीज लगता है। हेक्टेयर में 800 से ग्राम से 1000 ग्राम तक लगता है जी। और आपने उसकी बात करी गुलाब की, तो गुलाब इस समय अगर लगाना चाहते, लगाने का तो समय नहीं है, लगाने का समय नए पौधा लगाने का तो अक्टूबर में समय आएगा। और अगर आप पहले से फसल लगी हुई है तो उसकी अच्छी देखभाल करें। एक तो उसमें पानी का समुचित प्रबंध होना चाहिए। गर्मी की फसल के लिए मैं सभी फसलों के लिए कह रहा हूँ, जब आप पानी का प्रबंध हो तभी गर्मी की फसल फूल गर्मी में लगाएं जी। तो और दूसरा उसमें थोड़ा सा कीट पतंगे इस समय ज़्यादा आते हैं, तो उनका दवाई का थोड़ा सा खास तौर से कृत्रिम जो है नीम ऑयल है, नीम का तेल है, उसका प्रयोग करें तो उससे कीट पतंगों का इंतजाम आप रख सकते हैं। दूसरा, गुलाब में एक नीचे से फुटा हुआ था। आप देखें गुलाब का जो इंग्लिश गुलाब है, ऊपर इंग्लिश गुलाब की बड़ होती है, नीचे देसी गुलाब पे चढ़ी होती है चश्मा जी। तो उसमें देसी गुलाब की ग्रोथ बहुत वृद्धि करता है गर्मियों में। तो अगर उसको आप अलाउ करते रहेंगे तो वो असली जो फसल है इंग्लिश गुलाब को उसको कमज़ोर कर देगा, तो उसको काटते रहना है। और उसमें अच्छी तरह से जो गर्मी में जो है अगर पानी लगाएंगे फसल में तो घास भी अच्छी तरह से बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर ठीक बढ़ता है। बशर्ते कि जब 40-45 डिग्री हो तब थोड़ी ग्रोथ कम होगी, लेकिन 30-35 तक जो घास भी अच्छी बढ़ती है तो घास को भी अच्छी तरह निकालते रहे जी। बिल्कुल। तो देखिए, और कीड़ों की जैसे हम बात कर रहे थे वो समुचित प्रबंध की, उसके चारों तरफ गेंदा वगैरह लगा देंगे तो जो आप जो कीट गेंदे में गुलाब में आने वाले वो गेंदे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, तो आपकी जो मुख्य फसल को नुकसान कम करें। गेंदे का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है। चलिए, बिल्कुल देखिए और कितने फ़ायदे हैं जो हमारी गेंदे की फसल है उसके हमें मिल सकते हैं। फिलहाल एक और ईमेल के ज़रिए हमारे पास सवाल आया है प्रेम सागर जी का, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर पंकज जी ये जानना चाह रहे हैं क्या धान की प्राकृतिक खेती वो कर सकते हैं? हाँ, धान की भी प्राकृतिक खेती हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फर्टिगेशन, अगर आप धान की खेती प्राकृतिक खेती करना तो बीजामृत से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। बीजामृत करने के बाद आप उसमें जीवामृत जो की रोपाई के लिए, तो उस समय आपको जीवामृत जो किसान यूरिया DAP डालते हैं उसकी जगह वो जीवामृत का प्रयोग करें। 1 एकड़ में करीब 400 से 500 लीटर अगर वो जीवामृत पूरे डाल देंगे और 15 दिन के अंतराल पर अगर डालेंगे तो जो रासायनिक खाद है उसकी तुलना में
उत्पादकता मिल जाएगी। अगर बात रहेगी, अगर धान की खेती करना चाह रहे हैं तो अगर खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए तो उनको वही मल्चिंग का सहारा लेना पड़ेगा, लाइन विधि में ट्रांसप्लांटिंग करना पड़ेगा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से मैकेनिकल मेथड, जिसको आदमी के मेथड से, जो मशीन का मेथड से वो वीड को निकाल सकते हैं। और बीमारी और कीट पतंग को रोकथाम करने के लिए ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र और 10 परनियर ये बहुत ही रामबाण है, हर फसल में हर तरीके से काम करता है। आपको तो पता होगा कि जब हम लोग के कोई भी चीज करता है तो हम लोग एक स्पिरिट जिसमें अल्कोहल होता है उसको लगाते हैं, उससे हम लोगों के जितने जो घाव कटने के बाद जो घाव लगा है उसमें जितने भी बैक्टीरिया वायरस होता है वो सब मर जाते हैं। सेम वे में जब हम लोग उसी तरह से जब हम लोग 10 परनियर या ब्रह्मास्त्र या अग्नियास्त्र बनाते हैं तो ये फर्मेंटेशन विधि किण्वीकरण से होता है। किण्वीकरण के कारण इसमें अल्कोहल बनता है और यही अल्कोहल बैक्टीरिया या वायरस, फंगस सबको मारने का काम आता है और इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो खाद है वो तैयार हम करते हैं और उसके बाद अलग अलग विधियां हैं जो अलग अलग इसमें जो उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक खेती में, उनका निर्माण आप कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नागेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो जी नागेंद्र जी, हेलो नागेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? हेलो, फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है इनके साथ, कोशिश करेंगे अगर ये दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं इनके सवाल को शामिल किया जाए। लेकिन हेलो किसान में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती को लेकर और कैसे आप सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, ना सिर्फ टोल फ्री नंबर के जरिए बल्कि ईमेल के जरिए भी अपने जो सवाल हैं हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है ईमेल पे विजय चंदेला जी का, मंडला मध्य प्रदेश से। डॉक्टर कुंवरपाल ये जानना चाह रहे हैं अच्छी उन्नत किस्म का जो ग्लैडियोलस का बल्ब है वो कहाँ से मिल सकता है और इसको लगाने का ठीक समय क्या है? ग्लैडियोलस का तो हमारा जो भारतीय कृषिदान संस्थान है पूसा जिसे पुष्प विज्ञान संभाग, उसमें हमारी करीब 50 प्रजातियां हमने निकाली हुई हैं जी। और ये हमारे संभाग से संपर्क करें तो हम इनको इसको बल्ब बोलते हैं बीज को, वो उपलब्ध कराएंगे। और उसका जो लगाने का समय वो अक्टूबर में है
और हम जो अभी जो जाड़ों में लगाया जाता है तो उसकी हमने अभी खुदाई कर रखी है, खुदाई करके अभी इसको सुखा रहे हैं। सुखाने के बाद फिर ये स्टोर में जाएगा भंडारण के लिए, जैसे आलू हम स्टोर करते हैं। तो सितंबर में इसको वापस लाएंगे और अक्टूबर में हम इनको बीज दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर कंवरपाल, लगातार जैसे कि हमने गेंदे की खेती की यहाँ बात की कि किस तरीके से किसान कर सकते हैं, अलग अलग किस्में हैं, और आप भी काफ़ी लंबे अरसे से लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जैसा जो किसी भी शुभ कार्य में जब इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है तो उसके बाद इसको मान लिया जाता है कि शायद अब ये ख़राब हो गया है। लेकिन आज के समय में हमारे देश में जो कृषि स्टार्टअप से जुड़े युवा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो प्रसंस्करण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या रोज़गार का जरिया एक ये भी हो सकता है कि जब उसका उपयोग हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, तो उसके बाद भी एक विकल्प है हमारे पास? बिल्कुल सही कहा मुकुल जी, ये बहुत बड़ी, अगर हम इसको अपना लें, बहुत बड़ी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। जी। समस्या ये कि जब हम इसको निकालते हैं मंदिरों में या बड़े बड़े मंदिरों में खास तौर पर बहुत इकट्ठा, हमारा इसको कूड़े की तरह देखते हैं जी। और इसके बहुत बड़ा ढेर हो जाता है, इसको समेटना या ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खाली हम उसको सोचते हैं कि ये कूड़ा है, इसको ज़्यादा हम खाद में ले सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा अगर हम उसको, क्योंकि मंदिर में तो 1-2 घंटे ही वो रहता है, तुरंत उसको मंदिर से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। उसको अगर हम साफ करके और उसमें जो अच्छे जो स्वस्थ उसके वो पंखुड़ियाँ हैं जो सूखी नहीं हैं, उनको हम एक तरफ कर लें, जो बिल्कुल गली सड़ी होगी उनको एक तरफ कर दें, तो जिनमें अभी तक थोड़ी जान बची हुई है तो उनको लेके उसके हम रंग निकाल सकते हैं। और रंग निकाल लेंगे, थोड़ा उसमें ज़्यादा ताजगी चाहिए। और अगर आपको लगेगा रंग इतना अच्छा नहीं निकल पा रहा तो फिर हम उसको सुखा कर और उसको पीस कर उसको गुलाल बना सकते हैं। आज के नेचुरल गुलाल आपने होली पे देखे होंगे, बिल्कुल, कि वो नेचुरल गुलाल बनाते हैं, उसको कर सकते हैं, यानी इको फ्रेंडली तरीके से। तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके फिर हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का हमारा इसका आजकल खेती में काफ़ी प्रयोग हो रहा है। और उसके बाद ही हम उसको कहीं कूड़े में डालें, मतलब खाद तो लास्ट में बन ही जाएगा, तो इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए जी। और कुछ अगरबत्तियाँ ही बनाते हैं, अलग अलग खुशबू अगरबत्ती बनती हैं, गेंदा का फूल हो या कोई और फूल हो, अगरबत्तियाँ ही बनाते हैं। तो कई उत्पाद इससे बन रहे हैं और प्रचलन में आ रहे हैं, और कई मतलब जो समूह इस पर कार्य कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं तो कहूँगा जो भी किसान भाई ये खेती कर रहे हैं उस तरफ भी देखें, मतलब ये तीसरा लाभ हो गया। पहला तो हमने बताया वो फूल बेच ताज़ा, दूसरा तेल या रंग निकाल लिया, तीसरा ये है उसे गुलाल बनाइए, अगरबत्तियाँ बनाइए, वो जैविक खाद बनाइए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह। तो आप उसको लास्ट तक उससे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका मुनाफा ले सकते हैं उस चीज़ से। तो देखिए, यानी हम कह सकते हैं फूल एक, लेकिन फ़ायदे अनेक जो हैं वो हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकते हैं इससे। साथ ही डॉक्टर पंकज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, लगातार प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं तो हर एक किसान यही चाहता है कि उसको सीधा फ़ायदा उसको कैसे मिल सकता है। एक किसान जो आज के समय में शुरुआत करना चाहता है प्राकृतिक खेती की, कितने समय में हम मान सकते हैं कि उसको लाभ मिलना शुरू हो सकता है, या पूर्ण रूप से हमारी जो उपज है, जो खेती है, वो प्राकृतिक खेती में बदल सकती है? कम से कम एक किसान को अगर आज के दिन से अगर शुरू करता है तो वो 3 साल बाद उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है कि वो प्राकृतिक खेती के तरीके से वो अपने उत्पाद को बेच रहा है। ये सबसे पहला। लेकिन अगर खेती के उत्पादक को अगर ध्यान रखें तो वो 3 साल बाद उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज के समय में वो अगर एक अपना कंपनी ही खोल दे, अगर उसके पास 10 गायें हैं और 10 गायों से वो जीवामृत बना ले, घनामृत बना ले, 10 पर्णियर्क बना ले, इस तरह के बहुत सारे उत्पाद को बना करके और वो बोटलिंग करके और उसको लेबलिंग करके अगर वो बाजार में बेचेगा तो उसको आज से ही, अगले महीने से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शहरों में इसकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो बहुत ही ज्यादा है। हर किसान, हर कंज्यूमर जागरूक हो रखा है और वो चाहता है कि उससे ऑर्गेनिक तरीके से उसके कीट पतंग, बीमारी, ये सब का और जो खाद है उसका कोई भी समाधान ऑर्गेनिक या प्राकृतिक तरीके से हो, ताकि उसका उत्पाद रसायन मुक्त हो और वो स्वस्थ उत्पाद जी। तो उनको अगर वो किसान है जो आज जुड़ना चाहते हैं तो आज के आज अगले महीने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, यानी मान सकते हैं ना सिर्फ प्राकृतिक खेती यानी उस अलग अलग उत्पाद की उपज लेके, बल्कि उसके अलावा भी प्राकृतिक खेती आपको कई और विकल्प देती है। यानी रोज़गार के आप पे अनेकों अवसर हैं जिसके ज़रिए आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप लगातार ले सकते हैं। आपके निकटतम जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये भी लगातार आपको जानकारी इसकी देते हैं। फिलहाल आज यहाँ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो यहाँ अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज प्राकृतिक खेती के बारे में। और यहाँ डॉक्टर कंवरपाल आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने बात की अभी कौन से फूल लगा सकते हैं जो, लेकिन फूल हमारे लगे हुए हैं, चाहे गुलाब की हम बात करें या जो दूसरे फूल हमारे फिलहाल अगर खेत में हैं, तो वहाँ उनकी कटाई छटाई या किसी तरह की जो देखभाल है वो किस तरीके से उसका जो कार्य है वो कर सकते हैं किसान? सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो गर्मियों में जब फूल की खेती लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा था कि फूल बड़े नाजुक होते हैं, तो उसमें पानी का, सिंचाई का समुचित प्रबंध होना चाहिए जी। तो उसमें जो सिंचाई व्यवस्था समुचित करें, क्योंकि गर्मी अब बढ़ेगी, कम से कम वीक में एक बार, और जब लू चलती है उस टाइम में सप्ताह में 2 बार भी पानी की जरूरत पड़ती है जी। दूसरा, कटाई छटाई तो अभी नहीं करते हैं, खाली एक जो बोगनविलिया है उसकी हम कटाई छटाई जून में करते हैं जी। बाकी फसलों में अभी कटाई छटाई नहीं करते हैं। उसको जिंदा रखते हैं, जैसे गुलाब वगैरह है या जरबेरा है, उनको कैसे बचाए रखें, उसके लिए एक तो हम उनको पोली हाउस के अंदर लगाएं। अगर ओपन में है तो उसको पोली हाउस में नहीं कर सकते, लेकिन जो ओपन की में है तो ज़्यादा बचेगा। और जो ओपन में है उसमें कीड़े वगैरह नहीं आ रहे हो, जैसे मैंने अब शक्कर की बात करी गुलाब में, उसका रूट स्टॉक को काटते रहना है, उसकी जो खरपतवार को निकालते रहना है और पानी लगाते रहना, और न्यूट्रिशन स्प्रे भी इसमें कर दें। आजकल एनपीके का सोलुबल जो पानी में घुलनशील तत्व आते हैं उसका स्प्रे करें, तो उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, इसमें फूल कम आएगा। खास बात यह है कि हमें उसको जिंदा रखना, उसका स्वास्थ्य बनाए रखना है, ताकि जैसे ही गर्मी कम होगी, जुलाई जैसे बारिश आएगी, तो उसमें दोबारा से अच्छे फूल आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अच्छे फूल आएंगे और उसके जरिए अच्छा मुनाफा जो है वो लगातार हमें मिल सकता है। फिलहाल डॉक्टर कंवरपाल जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आज आपने ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती, और साथ ही अगर आप कर रहे हैं फूलों की खेती तो किस तरीके की देखभाल आपको करनी होगी। अब चलिए हमारे जो कल के विषय हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से आप अपने सवाल तैयार कर लें। कल खासतौर से हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती को लेकर, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कपास की बुआई और इसकी किस्मों की भी। आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव आप लिख के छोड़ सकते हैं। और अगर आप अपना जो सवाल है वो कॉल करके दर्ज कराना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है, इसे आप नोट कर लें। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ हेलो किसान के माध्यम से ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।